जनता सब गुड इवनिंग। हम लोग बजट का 50 क्वेश्चन लगभग कर लिए थे, लगभग 60 क्वेश्चन तक था, तो इसको इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा किस चीज़ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, हाँ, इसके चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीआई टैक्स के बारे में। तो 96 क्वेश्चन तक जीआई टैक्स के बारे में, उसके बाद कुछ टारगेट्स एंड गोल्स के ऊपर 3-4 क्वेश्चन है। तो फटाफट इस सेशन को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में आप देखिएगा तो एडिटोरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं इस बार के बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में भी, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में वीडियो शॉर्ट्स डाल चुके हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सीधे 51 क्वेश्चन से। तो विच स्कीम हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन फॉर बजट 2026-2027? तो पीएम किसान, मनरेगा, वीबीजी रामजी, पीएम आवास रूरल। तो इसका आंसर हो जाएगा वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी जो है उसको हाईएस्ट स्कीम एलोकेशन मिला है, 95,692 करोड़ का हाईएस्ट एलोकेशन है। मनरेगा का नाम चेंज करके वीबीजी रामजी रखा गया, आपको पता ही है, और 100 से 125 दिन कर दिया गया उस स्कीम को। अब वीबीजी रामजी के बाद जो है आपका स्कीम आता है वो है जल जीवन मिशन, जिसको 67,000 करोड़, 67,670 करोड़। पीएम किसान को 63,500 करोड़ मिला है, और पीएम आवास योजना रूरल को 54,917 करोड़ मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर बजट 2026-2027, मनरेगा का दिन कितना इंक्रीज़ करके कर दिया गया? तो 100 दिन से इंक्रीज़ करके वीबीजी रामजी में 125 दिन का कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलोकेशन ऑफ जल जीवन मिशन बजट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर पढ़ लिया हम लोगों ने, 67,670 करोड़, 67,670 करोड़ बजट में एलोकेट किया है जल जीवन मिशन में। सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन है किसी स्कीम में, सेकंड हाईएस्ट स्कीम जो है वो जल जीवन मिशन है, ऊपर हम लोगों ने देख लिया। इसका एम क्या है? तो हर घर जल, मतलब हर हाउस होल्ड में पाइपलाइन पढ़ाया जाएगा। टॉप 3 स्कीम एलोकेशंस में एक ये भी है। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एलोकेशन हुआ है? तो इस बार में क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं कि डिफेंस मार के आ जाएगा, इस बार ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसी मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री को हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एलोकेशन हुआ है बजट 2026-2027 में। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट को 5,98,520 करोड़ मिला है, जिसने सरपास कर दिया है डिफेंस को एज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एलोकेशन। प्रीवियसली डिफेंस हाईएस्ट था, तो ऑर्डर अब ये हो जाएगा कि पहले ट्रांसपोर्ट, फिर डिफेंस, फिर रूरल, फिर होम अफेयर्स, और फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो ये वाला पैटर्न भी एक बार पूछ सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आ गया इसी चीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ टॉप एक्सपेंडिचर आइटम्स इन बजट 2026-2027, हाईएस्ट टू लोएस्ट? तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर डिफेंस आएगा, फिर आपका रूरल आएगा, फिर होम अफेयर्स आएगा, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आएंगे। चलिए नेक्स्ट, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ऑन पर्सनल यूज़ गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है पर्सनल गुड्स पे, जो कस्टम ड्यूटी लगता है जो इंपोर्ट किया जाता है अब्रॉड से, उसको कितना रिड्यूस करके कर दिया गया? तो रिड्यूस करके आपका 20% से 10% पे लेकर आ गए हैं। तो टैरिफ रेट जो है ड्यूटेबल गुड्स में जो इंपोर्ट करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, उसको रिड्यूस करके 20% से 10% पे कर दिया है। ऐसे किया गया था क्योंकि आउटबाउंड टूरिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है सिग्निफिकेंटली, और जनता यहाँ पे नहीं आना चाहती है। अब 20% ड्यूटी लग जाता है बहुत सारे लोगों को, तो मतलब खर्चा वर्चा करने में थोड़ा रोक लेते थे, वो छुपा लेते थे कि यार ये चीज़ हम खरीद के नहीं लाए हैं। 10% कर दिया तो क्या है, गवर्नमेंट थोड़ा सामने से ही बोल रहा है कि भाई तुम कंप्लाइंट हो जाओ, तुमको हम टैक्स कम लगाएंगे, ड्यूटी कम लगाएंगे। तो इस तरह से वो डिस्क्लोज़ किया जाता है। इस तरह से ही मतलब इनकम टैक्स वगैरह के भी स्कीम्स में वही किया जाता है कि डिस्क्लोज़ करोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें सरकार करती है ताकि डिस्क्लोजन, ये कंप्लायंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो। गवर्नमेंट का जो चाहते हैं कि टैक्स लें तो थोड़ा जनता भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है। Which of the following statements about budget 2026 customs duties is correct? Basic custom duty exemption on goods for nuclear power projects extends till 2040. अच्छा, ठीक है। 17 life saving drugs have been made duty free. Drugs and food for rare diseases remain at standard duty rate. And sodium antimonate import duty has been increased. अब यार सोडियम एंटीमोनाइट का जो काम रहता है वो रहता है सोलार ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, तो एग्जेम्प्ट करा गया होगा, इंक्रीज़ काहे करेंगे? तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये ड्रग्स एंड फूड फॉर रेयर डिजीज़ रिमेन स्टैंडर्ड, इसको कम किया जाएगा ना, बजट में बताया जाएगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है तो कम किया जाएगा उसमें। तो हैज़ बीन मेड ड्यूटी फ्री। ड्रग्स, मेडिसिन एंड फूड फॉर 7 मोर डिजीजेस, जो रेयर डिजीजेज हैं उसके लिए, जो आने वाली हैं चीज़ें उसके लिए ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर ऑन गुड्स फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2035 तक। ठीक है, 2035 तक कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये खत्म हो गया, 57th क्वेश्चन तक ही आपका बजट पूरा का पूरा हो चुका है। तो बजट में अगर इन क्वेश्चंस में से नहीं आएगा, इसका पिछला वाला पार्ट है और इसके बाद जो ये वाला पार्ट में 5-6 क्वेश्चन हम लोग किए, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इतना जान लीजिए कि और कोई भी नहीं आंसर कर पाएगा। तो आपका काम है कि आप ये जो नोट्स दिए हुए हैं टेलीग्राम वाले चैनल पे, उसको जाके डाउनलोड करें, उसको रट्टा मारते रहें। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। 58 से लेकर 72 तक का क्वेश्चन है। तो आयुर्वेदा डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आयुर्वेदा डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को। नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को। आयुर्वेदा आपको पता ही है ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है और अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए इसको किया गया है। वुमेन टीचर्स डे, ये तेलंगाना वाले गवर्नमेंट ने वुमेन्स टीचर डे 3 जनवरी को कमेमोरेट किया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसके? सावित्री भाई फुले जी के। सावित्री भाई फुले जी की मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड टीचर्स डे अनाउंस कर दिया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। चलिए, पहली ओपन द फर्स्ट स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन 1848 इन पुणे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, मेडिटेशन किस दिन किया जाएगा? अडॉप्टेड बाय यूएनजीए एंड को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर। चलिए, हैदराबाद का लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर टू कमेमोरेट विच इवेंट? कौन से इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाता है 17 सितंबर को? तो वो मनाया जाता है मर्जर ऑफ हैदराबाद विद इंडिया अंडर द ऑपरेशन पोलो इन 1948। इस दिन को हम लोग मनाते हैं क्योंकि उस दिन पे जो रूल था निज़ाम का ऑपरेशन पोलो के अंदर, मतलब निज़ाम के रूल से हटा दिया गया। इशू ये था कि राजाकार जो थे वो टेरराइज़ कर रहे थे लोगों को, और निज़ाम जो थे वो रिलक्टेंट था कि इंडिया नहीं ज्वाइन करना। बीच में बोल रहे थे कि पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। फिर इंडियन आर्मी गई वहाँ, ताड़ से मार दी उनको और बोली कि भाई तुमको तो आना पड़ेगा। हैदराबाद बीच में हो कि कहाँ से तुम पाकिस्तान में घुस जाओगे भाई। मतलब ये सब चीज़ होने से तो थोड़ा आपके वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, सरदार पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल बोल रहा हूँ, सरदार पटेल जो थे तो थोड़ा पिनक गए, बोले कि इस साला इसे कैसे कर देगा यार, हम हैं एकदम आयरन मैन है भाई इंडिया के, तुम पेलपाल नहीं देंगे तुमको। तो पेलपाल दिए, ऑपरेशन पोलो नाम दे दिए उनको, बोले निजाम भाई निकल जाइए आप, इंडिया का पार्ट होगा हैदराबाद, कहीं पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे आप बीच में रह के देश के। ऑपरेशन पोलो किससे लिबरेशन हो गया हैदराबाद का? तो कौन सा दिन था? तो 17 सितंबर 1948, ऊपर भी देख लिए हम लोग। संविधान हत्या इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जून टू मार्क विच इवेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है। इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किस दिन पे है याद रख लीजिएगा, 25 जून को। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जितना पुराना चीज़ पे जाइएगा, जो भी चीज़ की है, नेहरू जी ने की है, इंदिरा गांधी जी ने की है, तो ये सब बताना पड़ेगा सरकार को, तो फिर ये सब मनाना पड़ेगा ना जी, संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस हम कब मना रहे हैं? 25 जून को मना रहे हैं। इंदिरा जी ने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उसके पहले जो है आपका बस इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते, वॉर के टाइम पे, जैसे 1975 के टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस लगाया गया था। अच्छा नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो डेजिग्नेट किया जाता है यूएनजीए को। अच्छा, डेजिग्नेट किया है यूएनजीए ने। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मना रहे हैं यार हम, और हम क्या कर रहे हैं भाई? ये सब चीज़ का तैयारी कर रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं? मतलब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे दिया हुआ है पोटैटो का, तो पढ़ लेते हैं। यूएनजीए डेजिग्नेट किया, हालांकि एग्जाम में मतलब कैसे यार, सब देख के कभी कभी ना दुख हो जाता है कि क्या कर रही है इंडिया की यूथ। लेकिन ठीक है, चलिए डेजिग्नेट किया गया है यूएनजीए से इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। तो कौन सा दिन किया गया है जी? दिन है आपका 30 मई। 30 मई को डेजिग्नेट किया गया है यूएनजीए में। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आएगा जीएस 3 में, तो वहाँ हम कोट कर सकते हैं कि भाई पोटैटो की मतलब इंपॉर्टेंस तो है ना भाई, आलू हर जगह यूज़ होता है, स्टेपल फूड है भाई बहुत सारे लोगों का, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड डे दिया जाए फूड सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए, कि यार लोगों को आलू भी नसीब नहीं होता है बहुत सारे लोगों में यार। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, अब क्या बोले। चलिए, नेशनल मार्को डे 24 मई को मनाया जाता है। मरखोर नेशनल एनिमल कौन सी कंट्री का है? मरखोर, तो मरखोर लिखा है, अगर तो मार कौन खाता है भाई? पाकिस्तानी ना खाएगा, तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, तड़ देना, मार दी जाए। देखिए हमको पता नहीं था, सही बता रहे हैं हम, बस मारखोर देखें तो हम बोलिए कि पाकिस्तान होगा, अब पाकिस्तान सही में निकला। तो मारखोर नेशनल एनिमल कौन सी कंट्री का है? मारखोर है आपका पाकिस्तान का। देखिएगा कैसे बकरी जैसन दिखता है भाई, बकरी जैसन दिखता नहीं है, थोड़ा बकरिए है, वाइल्ड गोट बोलते हैं इसको। फोटो लगा दी हम, देखिए एकदम GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि पाकिस्तान तो कतई नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए, मारखोर। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। आई थिंक नेशनल स्पेस डे से रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग भी आया था BPSC ऑडिटर वाले एग्जाम में, तो अगर आप ये किए होते तो आप कर ना लेते। अच्छा जी, चलिए, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है कौन से अचीवमेंट के लिए? इस दिन क्या हुआ था?
इस दिन अपना चंद्रयान 3 का मिशन है, हाँ यही तो है, चंद्रयान 3 का जो मिशन लैंडिंग है साउथ पोल ऑफ मून पे हो गया था, ठीक है। तो इसी दिन पे 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल मिशन सॉफ्ट लैंडिंग किए थे साउथ पोल ऑफ मून में। इंडिया पहली कंट्री बन गई थी जो लूनार साउथ पोल पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। उसके पहले क्या होता था, फट फुट जाता था शायद, ठीक है, इतना याद नहीं है हमको, लेकिन नेशनल स्पेस डे जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है, जान लीजिए किस लिए। चंद्रयान 3 का मिशन था लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को कमेमोरेट कर रहे हैं किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो कौन होंगे यार, बीजेपी वाले हैं तो एकदम वीडी सावरकर जी के बारे में होगा बात। तो स्वतंत्र वीर है तो वीर सावरकर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। वीडी सावरकर के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। 28 मई को उनका जन्म हुआ था। सेलुलर जेल में बंद थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और उनका पहला वर्क जो था इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 था। ये वाला बुक वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहली बार जो किताब भी थी उनकी, उन्होंने लिखी थी। चलिए, वाई आई एम ए हिंदू ऐसे ही कुछ भी लिखा था उन्होंने शायद। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके किसके बीच में रिलेशन है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में रिलेशन है? तो मैत्री किसके साथ होगा, बांग्लादेश के साथ होगा। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप को मित्रता दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 71 के टाइम पे इंडिया ने ऑफिशियली बोला कि बांग्लादेश को चीर फाड़ करके, पाकिस्तान का चीर फाड़ करके हम लोग बांग्लादेश बना दिए हैं। तो बांग्लादेश जब इंडो पाकिस्तान वॉर में जब 90,000 अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंडिया ने कब्जा कर लिया, फिर वापस से साइन वाइन करके कुछ छोड़ दिया उनको, तो उस टाइम पे उन्होंने ऑफिशियली रिकग्नाइज़ कर लिया कि यार हमारे मित्र हैं भाई बांग्लादेश। तो मैत्री दिवस मनाया जाता है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के वो में। चलिए, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स हुज बर्थ एनिवर्सरी? पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा? तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी। पराक्रम दिवस, करेज डे, हिम्मत किन के अंदर थी? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर थी। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है एज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस 23 जनवरी को मनाया गया है। फाउंडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, और उन्होंने बहुत एक फेमस स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जनजातीय गौरव दिवस ऑन 15 नवंबर कमेमोरेट्स हुज बर्थ एनिवर्सरी? किसके अर्थ एनिवर्सरी पे 15 नवंबर को मनाया जाता है? तो ये हो गए भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस की तरह मनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को। ये मुंडा रिवोल्ट जो है इन्होंने ही लीड किया था 1899 से लेकर 1900 में, छोटा नागपुर जो रांची खुंटी वाला एरिया हो गया प्रेजेंट डे झारखंड में, वहीं पे। और इनको धरती आबा भी बोला जाता है, फादर ऑफ अर्थ बोला जाता है इनको, बाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड ज़मींदारी सिस्टम। एक बार ये भी पूछ रखा है कि कौन सी चीज़ से मौत हो गई थी इनकी? तो कोलेरा डिजीज़ से मौत हो गई थी 1899 में। 1899 में ही हुई थी, पता नहीं किस में हुई थी, याद रहेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए, पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे। पार्टीशन का हॉरर रिमेंबरेंस डे किस दिन होगा? जिस दिन पार्टीशन होगा तो 14 अगस्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन, अब महीने की शुरुआत जो वो साल की शुरुआत होगी जनवरी में, तो जनवरी के दिन पे ही हम लोग बोलेंगे कि भाई पहले हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना, तो सबसे पहले कहाँ लेंगे रेजोल्यूशन? 16 जनवरी को हम लोग लेंगे कि भाई स्टार्टअप बनाना है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, तो यही ना सोच रहे हैं कि स्टार्टअप बना दिया जाएगा एक ठो। लेकिन खैर जो भी है, 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप इंडिया मनाते हैं। अरे फिर चलना बंद हो गया ससुरी, कोई नहीं, बैटरी कम है लगता है हमको। चलिए तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर की बातें अब करेंगे। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल सेंसस 2027? नेशनल सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक ब्रांड एम्बेसडर है नेशनल सेंसस 2027 के। इंटरनेशनली रिओन्ड है स्टैंड आर्टिस्ट ने उड़ीसा में। बहुत सारे आप लोगों ने फेमस कुछ क्रिएटिव्स देखे होंगे जहाँ पे कि दिखाते हैं कि उड़ीसा वाले जो पुरी में जो बीच है वहाँ पे जाके ये कुछ बालू वालू से बना देते हैं। तो ये जो सुदर्शन पटनायक जी हैं वही ब्रांड एम्बेसडर है नेशनल सेंसस 2027 के। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम यूपीआई? तो भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर आपके हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी भाई। तो धोनी जी जो है वो न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं भीम यूपीआई के। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें महेंद्र सिंह धोनी फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? तो पंकज त्रिपाठी जो है वो एसबीआई वाले हैं कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो पंकज त्रिपाठी के मुंह से ही अच्छा लगेगा, तो यही वो है। कैसे बोलेंगे? शाबाश बेटा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस वाला ऐसे याद कर लेंगे कि पंकज त्रिपाठी जी जो है बिहार से हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के, तो यही ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी हैं, ये देख लीजिए, फैक्ट से यही पता चल जाता है हमको। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट
फॉर चिल्ड्रंस राइट कौन हो जाएंगी, तो हो जाएंगी कीर्ति सुरेश जी। कीर्ति सुरेश जो है उनको यूनिसेफ की इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट रखा गया है, वर्क्स फॉर प्रोटेक्टिंग वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। चलिए, हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2026 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये देखा ही होगा आपने, रोहित शर्मा फाइनल में गए थे, तो रोहित शर्मा हो जाएंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर। हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मेंटल हेल्थ की बातें कौन की हैं लास्ट में, दीपिका पादुकोण जी की हैं, है ना, माई बॉडी माई चॉइस, उसके बाद माई मेंटल हेल्थ, इसकी बात हुई थी उस वाले पॉडकास्ट में, आपको लगेगा तो मतलब याद होगा अगर तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हो जाएंगी दीपिका पादुकोण जी। चलिए, हु इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। अब ये हो रही है बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ के एम्बेसडर कौन, वही हैं एक जो हमको गोल्ड मेडल पहली बार दिलाए थे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। चलिए, हु इज़ द एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के कौन होंगे, बिल्डाथॉन की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, शुभांशु शुक्ला जी हो जाएंगे। शुभांशु शुक्ला जी आपको पता ही है, एक्जियोम 4 मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद उनको मतलब पहले एक ऐसे यूथ हो गए थे जो एक्जियोम 4 के थ्रू स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। वो ब्रांड एम्बेसडर है विकसित भारत बिल्डाथॉन के 2025 के। झारखंड स्टेट टूरिज्म के ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी भाई हो जाएंगे झारखंड के स्टेट टूरिज्म पे। अभी हाल फिलहाल में एक तो रील बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जहाँ पे कि लोग गए हुए हैं रांची, और रांची में कोई महिलाएं हैं गाड़ी वाड़ी चला रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब घेर के उनको मार पीट करने की कोशिश की है, गाड़ी वाड़ी फोड़ फाड़ करने की कोशिश की है। बीइंग अब झारखंडी माई सेल्फ, मैं एकदम कठोर से कठोर हो सके तो निंदा करता हूँ इस चीज़ की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरत की सेफ्टी जो है वो यार मतलब हम अगर मर्द हैं तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए औरतों की सेफ्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे होते हुए मतलब औरतें अनसेफ फील करें, स्पेशली बीइंग फ्रॉम झारखंड। मतलब इट रियली पेन्स माई हार्ट कि यार हम लोग इतना इज्जत बढ़ाने का कोशिश करते हैं, बार बार जाके देश विदेश में काम करते हैं और बोलते हैं कि झारखंड जैसा एक स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। हमारे लोगों की इतनी तारीफ़ें होती हैं कि हम इतने मेहनती होते हैं, इतना ज़्यादा जान लगा देते हैं जहाँ पर भी काम करें, इतने सारे IAS IPS हम लोग के स्टेट से निकालते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो यार ये सब बहुत गलत चीज़ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को तो आप लोग भी इस चीज़ को मतलब जहाँ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सके उस चीज़ को कड़ी निंदा करिए, खास करके अगर आप झारखंडी हैं तो। और एकदम इंश्योर करिए कि झारखंड जैसे स्टेट में महेंद्र सिंह धोनी तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए, अगर एम्बेसडर है हमारे झारखंड स्टेट टूरिज्म के तो एंडोर्स नहीं करें। अगर नहीं काबिलियत है टूरिज़्म को हैंडल कर पाने की तो ना करे सरकार, लेकिन ये सब जो है ना ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली मुंबई नहीं है ना भाई, झारखंड है भाई, ऑर्गेनिक जगह है एकदम। तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी में औरतों बहनों का एकदम ध्यान देना चाहिए। लोग बाहर से आएंगे तभी जाके तो झारखंड का टूरिज़्म बढ़ेगा। इतना सुंदर सुंदर पहाड़ है, घाटी है, वहाँ जाएगा लोग देखेगा सुनेगा तभी ना जाके बोलेगा। नहीं तो मतलब जो फेमस नाम मेम हुआ था वापस रिपीट कर देंगे, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से जानेगा झारखंड का लोग, ये सब चीज़ों से तो नहीं जानना है। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे राहुल द्रविड़ जी। अच्छा अनिल कुंबले जी, सॉरी अनिल कुंबले जो हैं वो लेजेंडरी क्रिकेटर कर्नाटका के हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट कौन ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की वो हो जाएंगी कंगना रनआउट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर मालदीव्स टूरिज्म, मालदीव्स टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी कटरीना कैफ। चलिए, हु इज़ द फिट इंडिया आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया आइकन ब्रांड एम्बेसडर आपके हो जाएंगे अक्षय कुमार, नहीं आयुष्मान खुराना, सॉरी आयुष्मान खुराना जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया आइकन के। फिट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने ही लॉन्च किया था, एंकरेज करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को, एंकरेज करने के लिए सिटीजन्स को टू अडॉप्ट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो PV सिंधु हो जाएंगी। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो गई हैं पूमा की। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपके सलमान खान। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर हैं खो खो वर्ल्ड कप के। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत गया है। और चलिए, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो रश्मिका मंडाना जी जो हैं उनका बहुत आपने देखा होगा कि डीप फेक एक वीडियो रिलीज़ हो गई थी तो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो गया था वो चीज़ की, और बाद में रश्मिका जी बाहर आई और बताया उन्होंने कि एकदम डीप फेक वीडियो है, एकदम इन सब अफवाहों पे एकदम विश्वास ना करें। उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उनका। तो एक बहुत ही मतलब एक तरह से मूवमेंट वाली चीज़ को यूज़ करी उन्होंने, और ये बहुत गलत है। मतलब कितना हम पढ़ेंगे यार ये सब चीज़ें, आप देखते ही हो कि इस समाज में ना मतलब, चलिए ज्ञान बाद में देंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार इसको ख़त्म कर लिया जाए उसके बाद हम ज्ञान दे देंगे। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ
पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी वो हो जाएंगी मनु भाकेर। मनु भाकेर जो है वो ओलंपिक मेडल विनिंग शूटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, और पहली इंडियन एथलीट हैं इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने 2 मेडल जीता है एक सिंगल ओलंपिक गेम में। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म? तो सोनू सूद जी जो हैं अपने फिलेंट्रॉफिस्ट, वो सोनू सूद जी जो है वो थाईलैंड के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। चलिए जीआई टैग्स हैं, फटाफट ये 5-6 क्वेश्चन खत्म करते हैं अपन। नगौरी अश्वगंधा जीआई टैग किस स्टेट के लिए मिला है? नगौरी अश्वगंधा मिला है आपके राजस्थान स्टेट को। तो नगौरी अश्वगंधा जो है इसका नाम जो है विथानिया सुमनी रेफा भी है, पावरफुल मेडिसिनल हर्ब है आयुर्वेदा का, और ये है उसकी फ़ोटो, दिख रहा है ना ये। चलिए नेक्स्ट, मैंडरीन ऑरेंजेस विद जीआई टैग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो मैंडरीन ऑरेंजेस जो हैं वो आपकी मिल जाएंगी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, दोनों जगह पे, दोनों को ही स्टेट को जीआई टैग मिला है इस चीज़ के लिए। टुंगबुक एंड पुमटोंग पुलिट लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो लेप्चा से क्या याद आएगा आपको? सिक्किम। टुंगबुक और पुंगटोंग पुलेट लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिक्किम के, ये रही इनकी फ़ोटो। टुंगबुक, पुमटोंग पुलेट। डाओ ब्लेड, जो डाओ ब्लेड एकदम छुरी जैसा होता है वो किस स्टेट के लिए है? तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डाओ ब्लेड जो है उसके लिए जीआई टैग मिला है उनको। और बिहार और झारखंड में इसको कट्टा बोला जाता है, बताइए। डायमंड ऑफ पन्ना है, तो पन्ना की तमन्ना कहाँ है कि पन्ना हीरा मुझे मिल जाए, जीआई टैग मिल चुका है उसको, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, इसमें ओजा फेनी तो आप जानते ही हैं, ओजा फेनी आपका गोवा में हो जाएगा, तो फेनी से गोवा आप जान जाओगे, और वरायूर जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी वरायूर बोल रहा हूँ, कविदना पट्टी नट्टू सकराई, ये हो जाएगा तमिलनाडु। अंबाजी मार्बल जो है आपका हो जाएगा गुजरात, अंबाजी वगैरह जी बोलते हैं तो गुजरात और राजस्थान साइड में ही होगा। तो 2 का 1 हो जाएगा, 3 का आपका हो जाएगा 3 का हो गया 2, वरायूर कॉटन, और ये कविडंडू भी यहीं पे है और अंबाजी भी यहीं पे है। तो ये सब जीआई टैग्स मिल रखे हैं उनको, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वयूर कॉटन सिल्क, कॉटन साड़ी, कवि पाड़ी नट्टू सकराई। चलिए टारगेट्स एंड गोल, फाइनल 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, टीबी फ्री हमको कब तक होना है? तो टीबी फ्री हमको होना है 2027 तक। 500 GW रेन्यूएबल एनर्जी होगा 2030 तक। डेवलप्ड भारत तो हमको 2047 तक बनना है, और कार्बन नेट ज़ीरो इंडियन रेलवेज का 2030 तक बनना है। कंसिडर द फॉलोइंग टारगेट्स एंड देयर ईयर्स, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? चंद्रयान 2028, इंडियाज़ ओन स्पेस स्टेशन 2035, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब तो अच्छा, ये करेक्ट है। 2050 ये जो लिखा है 2070 तक होगा नेट कार्बन एमिशन। इंडियन एस्ट्रोनॉट मून पे जाएगा 2040 तक। इंडिया का पहला खुद का स्पेस स्टेशन टारगेट लिया गया 2035 तक, और चंद्रयान 4 जो लॉन्च करेंगे वो 2028 में करेंगे। इंडिया का टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड बर्थ तो वो हो जाएगा 2025 तक, 2030 तक। इंडिया जो है एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज इज सेट फॉर 2030। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से लीगल एज 18 साल है, 21 साल है मेन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 18th लोकसभा रिजल्ट्स इज आर करेक्ट? ये कुछ क्वेश्चन ऊपर से बचा हुआ था तो वो इस चीज़ में आ गया है, एकदम डीप में गए हैं हम लोग। तो बीजेपी को मिला 240 सीट, आईएनसी को मिला 99 सीट्स, दोनों सही है। टोटल वोटर टर्नआउट वाज 65.79%, और वुमेन एमपी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज। तो इसमें आपका जो पहली 3 स्टेटमेंट वो सही है, एमपी का रिप्रेजेंटेशन वो असल में डिक्रीज़ हुआ है, देख लीजिए। वुमेन एमपी रिप्रेजेंटेशन डिक्रीज फ्रॉम 78 इन लोकसभा 17th लोकसभा टू 74 इन 18th लोकसभा। बिहार जो है लोएस्ट वोटर टर्नआउट था 56% सेंट्रल में, लेकिन जब स्टेट इलेक्शंस हुए उस टाइम पे 66% तक हो चुका था। 71% आपके वुमेन ने दिया था, 61% आपके मेल ने दिया था। अच्छा ये सब भी कुछ डेटा है, देख लीजिएगा। लोएस्ट टर्नआउट स्टेट्स जो है बिहार के वो है 56, लोएस्ट टर्नआउट स्टेट था बिहार 56%, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर थोड़ा ही बेटर था, वो था 56.5, मतलब जम्मू कश्मीर से बदतर हालत था बिहार में लो वोटर टर्नआउट का। फिर उसके बाद फिर हाईएस्ट में लक्षद्वीप 84% और आसाम का 81%, लक्षद्वीप जो है उसमें हाईएस्ट वोटिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को एकदम जूस निकाल के पी जाएंगे।